काइतो सबसे कमजोर हंटर है जो कि कब से डंजन के निचले फ्लोर पर अटका हुआ है। पर 1000 स्लाइम्स को मारने के बाद उसे एक बहुत ही ज्यादा रेयर कार्ड मिलता है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट सर्वेंट को समन कर सकता है। कहानी की शुरुआत में काइतो एक स्लाइम के सामने खड़ा था। वो स्लाइम काइतो पर हमला करने जाता है पर वो बग स्प्रेज का यूज करके उसे खत्म कर देता है। हमें पता चलता है कि वो डंजन में 2 सालों से है पर अभी भी उसका स्टेटस सबसे कम है क्योंकि वो सिर्फ फर्स्ट फ्लोर के स्लाइम्स को ही मार सकता है। उसने अभी तक 999 स्लाइम्स को मार दिया है और वो घर जाने से पहले 1000वें स्लाइम को मारना चाहता है। तो वो डंजन के थोड़ा और अंदर जाता है जहाँ उसे एक गोल्डन स्लाइम दिखता है। वो बड़ी ही सावधानी से चुपके चुपके उसके पास जाता है और अपने बग स्प्रे से उस पर हमला करता है पर स्लाइम उसे डॉज कर लेता है। तभी वो अपनी स्प्रे गन निकालता है और उस गोल्डन स्लाइम को ठोक देता है। पर वो ये देख के हैरान था कि एक रेयर स्लाइम को मारने के बावजूद भी उसका लेवल अप नहीं हुआ। तो वो डिसाइड करता है कि वो उसका मैजिक कोर ही ले लेगा क्योंकि उसकी कीमत तो जरूर बहुत ज्यादा होगी। पर जब वो स्लाइम के पास जाता है वो देखता है कि उसने एक सर्वेंट कार्ड ड्रॉप किया था। वो खुद को शांत करता है और उस कार्ड के स्टैट को चेक करता है जो कि उसके शक को यकीन में बदल देते हैं। वो आसपास देखता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई उससे वो कार्ड छीन ले। वो कार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन को सर्च करता है पर इसके बारे में डेटाबेस में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। पर वो देखता है कि वो एक वैल्करी कार्ड है और उन्हें डेमी गॉड्स माना जाता है। तो उसे लगता है कि कहीं ये कोई रेयर कार्ड तो नहीं। वापस जाते वक्त उसे कुछ एडवेंचरर्स मिलते हैं जिन्हें वो ग्रीट तो करता है पर वो उसे इग्नोर कर कर चले जाते हैं। उन्हें देखकर वो सोचता है कि काश उसके पास भी ऐसे ही कमाल के इक्विपमेंट्स होते ताकि वो भी उनकी तरह बन सकता। और वो सोचता है कि अगर वो कार्ड महंगे दाम में निकल गया तो वो जो भी चाहता है वो खरीद पाएगा। रिसेप्शनिस्ट जिसका कि नाम हित्सुगाया है वो उसे 3 स्लाइम कोर के बदले 1500 येन देती है। पर जाने से पहले वो पूछता है कि एंजल सर्वेंट कार्ड कितने में बिकेगा। वो बताती है कि ऐसे कार्ड के 1 बिलियन से भी ज्यादा मिल सकते हैं। ये सुन के वो हैरान हो जाता है। वापस जाते वक्त उसे उसके दोस्त शिंजी और हाय को मिलते हैं जो बताते हैं कि उनके पास एक्सप्लोरर पासेस भी हैं जिससे वो अट्रैक्शन एरियाज में फ्री में एंटर कर सकते हैं। वो उससे पूछते हैं कि क्या वो अभी भी लेवल 3 पे ही है। काइतो कहता है कि वो बस स्लाइम्स को मारता है तो वो जल्दी लेवल अप नहीं करने वाला। काइतो उनसे पूछता है कि वो डंजन में वापस क्यों नहीं जा रहे। तो वो उसे याद दिलाते हैं कि जब वो पहली बार 2nd फ्लोर में गए थे उनके साथ क्या हुआ था। 2nd फ्लोर पे उनका सामना पहली बार एक गॉब्लिन से हुआ था। उन्हें लगा था कि वो आसानी से उसे हरा देंगे पर उस गॉब्लिन ने उन तीनों को ही बुरी तरह से तोड़ दिया था और उन्हें खुद को हील करने के लिए पोशंस का यूज करना पड़ा। इस घटना के बाद से उन्होंने गिव अप कर दिया। वो उससे पूछते हैं कि वो अभी भी इसमें क्यों लगा पड़ा है। उसे तो 2 साल हो चुके हैं और अभी भी बोर नहीं हुआ। काइतो कहता है कि मेरे कोई रीजंस है। इसके बाद जब वो घर पहुंचता है उसके पेरेंट्स को फिक्र हो रही थी कि कहीं उसके काम से उसकी पढ़ाई पर असर ना पड़ जाए। पर काइतो उन्हें यकीन दिलाता है कि वो मैनेज कर लेगा। जब वो नहा रहा था वो सर्वेंट कार्ड को यूज करने के बारे में सोचता है जिससे शायद उससे ऐसी ताकत मिल जाए कि वो डंजन के डीपर लेवल्स तक जा सके। पर अगर वो सिंपली उस कार्ड को बेच दे तो वो जो भी चाहता है वो खरीद पाएगा। अगले दिन स्कूल जाते वक्त उसे अपनी क्लासमेट हारुका दिखती है और वो दोनों साथ में स्कूल जाने लगते हैं। उसने उसे देर रात को घर आते हुए देखा था और वो उससे पूछती है कि वो कहाँ था। वो झूठ बोल देता है कि वो बस अपने दोस्तों के साथ शहर में घूम रहा था। तभी उनके सामने शिंजी और हाइको आ जाते हैं। वो जल्दी से उन दोनों को साइड में लेके जाता है और उनसे झूठ बोलने को कहता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसे पता चले वो डंजन में जाता है। वो उनसे पूछती है कि कल उन्होंने क्या किया था पर वो तीनों ही 3 अलग अलग जवाब देते हैं। ये सुन के हारुका को लगता है कि वो डंजन में गया था पर काइतो उसे यकीन दिलाता है कि ऐसी बात नहीं है। जब वो सभी क्लास में बैठे थे काइतो अपने दोस्तों से पूछता है कि वो क्या करेंगे अगर उन्हें एक रेयर सर्वेंट कार्ड मिल जाए। तो वो कहते हैं कि सर्वेंट को सिर्फ डंजन में समन किया जा सकता है तो वो ज्यादा यूजफुल नहीं होंगे। तो बेस्ट ऑप्शन यही होगा कि उसे बेच दिया जाए क्योंकि उनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। वो जानता है कि उनकी एडवाइस सही है क्योंकि एक बार उसने सर्वेंट को समन कर दिया तो वो उस कार्ड को बेच नहीं पाएगा पर वो स्ट्रॉन्ग भी बनना चाहता है। स्कूल के बाद वो डंजन में पहुंच जाता है जहाँ जब वो उस कार्ड को यूज करता है एक जॉइंट सी एंजल उसके सामने आ जाती है। वो उसे अपने हाथों से पकड़ने ही वाली थी कि अचानक से वो गायब हो जाती है। वो एक कित्तू सी लड़की में बदल गई थी जो खुद को सिल्फी के नाम से इंट्रोड्यूस करती है। उसे देख के काइतो को लगता है कि ये तो मेरा बैग भी नहीं उठा पाएगी और तुरंत ही उसे अपने डिसीजन पे पछतावा होने लगता है क्योंकि अब तो उसके पैसे भी चले गए और ये उसे क्या ताकतवर घंटा बना पाएगी। वो उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। काइतो कहता है कि हाँ सब ठीक है और उसे मॉन्स्टर हंट करने के लिए साथ में चलने को कहता है। वो तुरंत ही एक स्लाइम को सेंस करती है और उसका हाथ पकड़कर उसके पास लेकर जाती है। वो उसे अपने स्प्रे से मारने ही वाला था तभी वो सिल्फी से उसे मारने को कहता है क्योंकि वो उसकी ताकत देखना चाहता था। तो वो अपने डिवाइन लाइटनिंग स्पेल से उस पर हमला करती है जो देख के उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। सिल्फी कहती है कि उसे भूख लगी है। काइतो समझ जाता है कि वो स्लाइम का कोर खाना चाहती है जो कि उसे उठाकर खिला देता है। तभी सिल्फी और भी ज्यादा स्लाइम्स को सेंस करती है और उन्हें मारने जा ही रही थी पर काइतो उसे रोक देता है क्योंकि ऐसे तो वो बिल्कुल पैसा नहीं कमा पाएगा। वो जिस स्लाइम को मारती है उसके कोर को खा ही जाती है। तभी उसके दिमाग की
बत्ती जलती है और वो कहता है कि मुझे दिखाओ वो कहाँ है, जिसके बाद वो अपने स्प्रे से उन्हें मार देता है, जिससे आखिरकार उसका लेवल 3 से 4 पर पहुंचता है। इसके साथ ही उसे स्लाइम स्लेयर नाम की स्किल मिलती है जो उसके सभी स्टैट्स को 50% बढ़ा देते हैं जब वो स्लाइम से लड़ रहा होता है, पर उसे लगता है कि ये जमाई नल्ली स्किल है। सिल्फी उसे चेयर अप करने की कोशिश करती है क्योंकि फाइनली वो एक स्किल सीख पाया था। ये सब सुन के उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। घर जाने से पहले वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें फिर से समन करूंगा। इसके बाद वो रिटर्न कह के उसे वापस से अपने कार्ड में बुला लेता है। वो जब हित्सुगाया के पास जाता है वो ये देख के हैरान थी कि इस बार उसके पास बहुत सारे कोर्स थे और वो उसे बताती है कि इतने स्लाइम्स कभी भी किसी ने एक दिन में नहीं हंट किए थे और इनकी कीमत 15,000 येन है। रात को काइतो सोच रहा था कि सिल्फी कितनी ज्यादा ताकतवर है और उसकी मदद से शायद वो डंजन के सेकंड लेवल पर भी जा सकता है, पर अभी भी उसे गॉब्लिन से डर लग रहा था। जब वो सो जाता है उसे कैप्टन कात्सुरागी नाम के बंदे का सपना आता है जो डंजन की गहराइयों में गया था ताकि वो उसकी मिस्ट्रीज को रिवील कर सके और सभी उसकी बहादुरी की तारीफ कर रहे थे। अगले दिन वो सिल्फी के साथ डंजन के सेकंड लेवल में जा रहा था क्योंकि वो भी डंजन्स की सच्चाई के बारे में जानना चाहता है और कैप्टन कात्सुरागी की तरह हीरो बनना चाहता है। पर तभी उसके डर के मारे पैर कांपने लगते हैं तो सिल्फी उसका हाथ पकड़ती है जिससे वो शांत हो जाता है। तभी सिल्फी एक गॉब्लिन को सेंस करती है, पर ये सुनते ही काइतो दूसरी तरफ भागने लगता है। तभी उसे कैप्टन कात्सुरागी की याद आती है और वो सोचता है कि अगर वो ऐसे ही डरता रहा तो कभी हीरो नहीं बन पाएगा। वो खुद को चाटा मारता है जो देख के सिल्फी कंफ्यूज हो जाती है, पर काइतो कहता है कि वो बस खुद को तैयार कर रहा है। वो छुप छुप के गॉब्लिन के पास पहुंच जाते हैं। काइतो सिल्फी से उसे हराने को कहता है क्योंकि गॉब्लिन को देखकर ही उसकी फटी पड़ी है। वो अपने डिवाइन लाइटनिंग को यूज करने ही वाली थी कि काइतो का इरादा बदल जाता है और वो खुद ही उसे हराना चाहता था, पर उसके पैर फिर से कांपने लगते हैं और वो सिल्फी से कहता है कि अगर तुम्हें लगे मैं मुसीबत में हूँ तो प्लीज मेरी मदद कर देना। वो गॉब्लिन के ऊपर हमला करने जाता है पर गॉब्लिन उससे बच जाता है और जब गॉब्लिन उस पर अटैक करने वाला था वो अपनी शील्ड से उसे ब्लॉक कर देता है और उसे धक्का मार देता है। काइतो फिर से गॉब्लिन पर अटैक करता है पर इस बार वो उसकी तलवार लेकर नीचे फेंक देता है। गॉब्लिन काइतो पर छलांग लगा देता है पर वो अपने स्प्रे से उसे अंधा बना देता है, जिसके बाद वो अपनी तलवार उठाकर उस पे हमला करने जाता है पर रास्ते में उसका पैर टकरा जाता है, पर गलती से ही सही उसकी तलवार उसके पेट में घुस चुकी थी और इस तरह वो अपने पहले गॉब्लिन को हरा देता है। सिल्फी कहती है कि तुमने बहुत अच्छा किया पर मुझे लगता है अगली बार मुझे मदद करनी चाहिए। तभी काइतो का लेवल अप हो जाता है और वो ये देख के हैरान था कि 1000 स्लाइम्स को मारने पर भी कुछ नहीं हो रहा था, पर एक गॉब्लिन को हराते ही उसका लेवल अप हो गया, जिसके बाद उसे एक और नई स्किल मिलती है गॉब्लिन स्लेयर, जिससे उसके सारे स्टैट्स 10% से बढ़ जाएंगे जब वो किसी गॉब्लिन से लड़ रहा होगा। इसके बाद वो गॉब्लिन्स को हंट करना जारी रखते हैं और काइतो के स्टैट्स धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। काइतो सिल्फी से पूछता है क्या तुम डंजन के बारे में कुछ जानती हो, पर सिल्फी कहती है कि वो कुछ नहीं जानती, वो बस इतना जानती है कि उसे अपने मास्टर के काम आना है। इसके बाद काइतो जब हित्सुगाया के पास आता है वो गॉब्लिन कोर्स को देखकर हैरान थी और उसकी तारीफ करती है कि वो अपनी पहली कोशिश में ही 4 कोर्स को इकट्ठा कर पाया था। अगले सुबह काइतो की माता श्री उसे उठाने आती है पर वो इतना ज्यादा थका था कि उसके लिए हिलना भी मुश्किल काम है। स्कूल जाते वक्त उसे हारुका मिलती है और उसकी इतनी बुरी हालत देखकर वो पूछती है तुम डंजन में गए थे ना। काइतो कहता है नहीं तो वो तुम्हें बॉडी वगैरह बनाने के लिए जिम जाने लगा हूँ और इसलिए मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। ये सुन के हारुका स्माइल करती है और कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे चेहरे पर मस्कुलर बॉडी सूट करेगी। स्कूल में वो अपने दोस्तों को बता रहा था कि अब वो गॉब्लिन को भी मारने लगा है। ये सुन के उसके दोनों दोस्त हैरान हो जाते हैं। इसके बाद काइतो और सिल्फी फिर से डंजन में जाते हैं जहाँ वो काफी सारे गॉब्लिन्स को हंट करते हैं और बड़ी जल्दी लेवल 10 तक पहुंच जाता है और उसके स्टैट्स भी काफी ज्यादा बढ़ चुके थे। उसे गॉड ब्लेसिंग नाम की एक नई स्किल मिलती है। ये देख के काइतो खुशी से उछल जाता है और फिर सिल्फी के आगे माथा टेकने लगता है क्योंकि ये सब उसी की बदौलत हुआ था। वो जाके उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मुझे तुम जैसा एक सर्वेंट मिला। सिल्फी भी कहती है कि मास्टर अगर आप खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। वो बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे एक स्केलेटन आ जाता है और वो स्केलेटन थोड़ा अलग था। उसकी बॉडी ग्लो कर रही थी, इसका मतलब वो एक रेयर मॉन्स्टर है। सिल्फी उनके बीच में बैरियर बना देती है जिसे वो स्केलेटन तोड़ नहीं पाता, पर काइतो उस पर हमला कर सकता था पर उसके हमले से स्केलेटन का कुछ नहीं बिगड़ता। ये देख के सिल्फी उस पर अपना डिवाइन लाइटनिंग यूज करती है और उसे मार गिराती है, पर वो स्केलेटन बस एक कोड ड्रॉप करता है जो देख के वो थोड़ा मायूस हो जाता है क्योंकि उसे लगा था कि उससे उसे कोई रेयर आइटम भी मिल जाएगी। तब भी सिल्फी कहती है कि उसे भूख लगी है। काइतो देखता है कि उस कोर का कलर रेड है यानी वो रेयर हो सकता है, पर फिर भी वो उसे खिला देता है। सिल्फी उसे खा के खुश हो जाती है और
कहती है ये नॉर्मल माना कोर से बड़ा टेस्टी है। इसके बाद वो हिस्तो गाय के पास जाता है और उससे पूछता है कि रेड माना कोर की कीमत क्या मिल सकती है। वो बताती है कि एक रेड कोर की कीमत 2 मिलियन तक मिल सकती है। ये सुन के काइतो को सदमा लग जाता है। रात को जब वो सोने जाता है वो अब भी उसी चीज का दुख मना रहा था, पर फिर वो सोचता है कि वो इतना सब कुछ सेल्फी की मदद से ही कर पाया था, तो रेड माना कोर खाना तो वो डिजर्व करती ही है। जिसके बाद वो सोच में पड़ जाता है कि क्या उसे 3rd फ्लोर पे जाना चाहिए या फिर नहीं। अगले दिन वो सेल्फी से कह रहा था कि इस बार वो अकेला ही डंजन में जाएगा और सेल्फी को वहीं पीछे रुक कर उसका वेट करने को कहता है। लेकिन ये सुनकर सेल्फी सदमे में आ जाती है और घबरा कर पूछने लगती है कि मास्टर क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? अगर मैंने गलती की भी है तो प्लीज मुझे माफ कर दो। काइतो कहता है शांत हो जा बहन, ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में मैं 3rd फ्लोर पे जाने की सोच रहा हूँ, पर अगर मैं सिर्फ तुम्हारे साथ जाता रहा तो मैं कभी खुद लड़ना नहीं सीख पाऊंगा, तो इसीलिए मैं खुद को इम्प्रूव करना चाहता हूँ। तुमने मेरी बहुत ज्यादा मदद की है और इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। आगे वो उससे कहता है कि वो उसे एक सर्वेंट की तरह नहीं मानता बल्कि अपनी बहन की तरह मानता है। सेल्फी भी कहती है कि वो बहुत खुश है कि उसे काइतो जैसा मास्टर मिला है। तभी उनके सामने एक गॉब्लिन आ जाता है जिससे काइतो अकेला ही लड़ने चला जाता है, पर उस गॉब्लिन ने भी उसकी बहुत बुरी तरह से पिटाई कर दी और खुद को ठीक करने के लिए वो हित्सुगाया से हीलिंग पोशन खरीदता है, पर वो हीलिंग पोशन बहुत महंगा था और वो घर आकर सोच रहा था कि उसे खुद के लिए न्यू गियर्स और इक्विपमेंट्स खरीदने होंगे। जिसके बाद वो फिर से डंजन के 1st फ्लोर में जाता है जहाँ वो बग स्प्रे से स्लाइम्स को मार रहा था। जब ये बात उसके दोस्तों को पता लगती है वो कहते हैं कि तुम फिर से स्लाइम्स को मारने लगे। काइतो कहता है हाँ मैं उससे कुछ तब पीछे से वहाँ हारुका आ जाती है और वो उनसे पूछती है तुम स्लाइम के बारे में बात कर रहे हो? काइतो घबराया हुआ कहता है नहीं नहीं स्लाइम नहीं, स्लाइस की बात कर रहे हैं हम, ब्रेड के स्लाइसेस की। हारुका उसके इस बात पर भी यकीन कर लेती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने बहुत सारे कोर्स को इकट्ठा कर लिया था और अब वो इक्विपमेंट्स को बाय करने जा ही रहा था, पर तभी सेल्फी कुछ सेंस करती है। वहाँ जाने पर वो एक सिल्वर कलर का स्लाइम देखते हैं। काइतो सीधा उसके ऊपर अपनी गन स्प्रे से हमला करता है, पर वो उससे बचकर भागने लगता है, तो सेल्फी को अपने डिवाइन लाइटनिंग का उस पर यूज करना पड़ता है। उसके मरने के बाद काइतो को एक और सर्वेंट कार्ड मिलता है और काइतो देखता है कि वो एक डेविल कार्ड है। काइतो सोच में पड़ जाता है कि क्या एक डेविल को समन करना सेफ होगा, पर फिर वो सोचता है जो होगा देखी जाएगी और डेविल को समन करने लगता है और कुछ देर में ही उनके सामने एक भयंकर सी आग से बनी हुई डेविल आ जाती है। थोड़ी देर में वो भी गायब हो जाती है और जब वो सामने देखता है वो तो सी डेविल बन चुकी थी। देख के वो डिसअपॉइंटेड हो जाता है क्योंकि वो सर्वेंट कार्ड जैसी तो बिल्कुल भी नहीं लग रही। वहीं वो डेविल कहती है मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी औकात है मेरा मास्टर बनने की। वहीं सेल्फी उससे डर रही थी और काइतो के पीछे छुप जाती है। वो डरे डरे ही कहती है कि तुम्हें हमारे मास्टर को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, पर लुसीरिया कहती है कि वो सच में उसे बुरा कहना नहीं चाहती, वो तो बस एक डेविल की तरह बिहेव कर रही है। लूसी कहती है कि उसे भूख लगी है, पर काइतो कहता है कुछ कर तो ले बहन। तभी सेल्फी इन्हें एक स्लाइम के बारे में बताती है। लूसी अपने स्पेयर को समन करके उस पे फायरबॉल से हमला करती है जिससे वहाँ बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। जिसके बाद काइतो उसे वो मैजिक कोर खिला देता है, लेकिन लूसी एक और कोर मांगती है, लेकिन काइतो मना कर देता है, तो लूसी उसे कंजूस कहने लगती है। तभी काइतो लूसी को उसकी कोरोसिव ब्रेथ से अटैक करने को कहता है, जिसके बदले वो उसे मैजिक स्टोन दे देगा। लूसी अपने कोरोसिव ब्रेथ का यूज एक गॉब्लिन पर करती है जिससे वो तड़प तड़प कर मर जाता है और ये सब देख के उन दोनों की हालत खराब हो जाती है। लूसी उसके कोर को खा जाती है। लूसी को उसका स्वाद स्लाइम से ज्यादा अच्छा लगता है, तो वो काइतो से कहती है कि उन्हें डंजन के और अंदर जाना चाहिए क्योंकि जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स होंगे उनके कोर उतने ही ज्यादा टेस्टी होंगे। पर काइतो उसे रोकते हुए कहता है और अंदर जाने से पहले हमें नए इक्विपमेंट्स खरीदने होंगे, वैसे भी तुम तो थक गई होगी। लूसी कहती है कि वो नहीं थकी और फिर से डंजन के अंदर जाने को कहती है। तभी सेल्फी कहती है कि मास्टर ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्हें तुम्हारी फिक्र है, जिसके बाद लूसी मान जाती है। अगले दिन वो तीनों डंजन के 3rd फ्लोर में आ जाते हैं और इस बार काइतो एक महंगा सा हथियार लेकर आया है। उन्हें 2 हेल हाउंड्स दिखते हैं। काइतो अपने क्रॉसबो से उन पर हमला करता है, पर उसका निशाना चूक जाता है और वो दोनों हाउंड्स उसकी तरफ भाग के आने लगते हैं, तो सिल्फी एक बैरियर बना देती है और लूसी अपने फायर से उन दोनों को खत्म कर देती है। काइतो दोनों को एक एक कोर दे देता है, पर लूसी चाहती थी कि उसे दोनों कोर मिले क्योंकि उसी ने दोनों हेल हाउंड्स को हराया था, पर काइतो मना कर देता है और कहता है कि जब तुम और मॉन्स्टर्स को हराओगी तब मैं तुम्हें और दे दूंगा। लूसी उसे धमकी देती है कि अगर तुम झूठ बोल रहे होगे तो मैं तुम्हें सीधा नर्क में भेज दूंगी। इसके बाद 2 बोर्स उन पर हमला करने आ रहे थे। लूसी उन दोनों को मारने की कोशिश करती है, पर एक बचकर वहाँ से आगे आ जाता है, तो काइतो अपनी बो से उस पर हमला करता है जो कि उसकी आंख पे लग जाता है, पर इसके बाद भी वो उनकी तरफ आ ही रहा था। काइतो डर के मारे नीचे गिर जाता है। सेल्फी उसकी मदद करने वाली थी, लेकिन तभी काइतो एक और एरो शूट करता है जो कि उसके सर में लगती है और वो मर जाता है। सेल्फी उसकी तारीफ करती है, पर लूसी कहती है कि तुम्हारी तो इतनी फट गई कि तुम गिर गए, तो काइतो बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरा
मेरा पैर फंस गया था। वापस जाते वक्त काइतो सोच रहा था कि इस बार वो जरा भी पैसे नहीं बना पाया, क्योंकि लूसी बार बार और कोर्स को मांगती ही रहती थी। वो कुछ लड़कियों को बात करता हुआ सुनता है कि वो कैसे पार्टी बनाने के बाद 6th फ्लोर तक जा चुकी हैं, और वो सोचता है कि क्या वो सिल्फी और लूसी के साथ वहाँ तक पहुँच पाएगा। स्कूल में उसके दोस्त पूछते हैं कि तुम इतनी खुश क्यों हो, यहाँ हमारी यूनिवर्सिटी चूज करने के चक्कर में फटी पड़ी है और तुम्हें देख के तो लगता है कि तुम्हें कुछ नहीं पड़ी। हारुका उनकी बातें सुन लेती है और काइतो से पूछती है कि वो किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है, पर काइतो ने तो कुछ रिसर्च ही नहीं की थी। तो वो कहता है कि जिस यूनिवर्सिटी में भी तुम जाओगी मैं भी उसी में आ जाऊंगा। इसके बाद वो तीनों डंजन में मॉन्स्टर्स हंट कर रहे थे, पर जब लूसी सारे कोर्स को खा जाती है, सिल्फी का मुंह उतरा हुआ था। काइतो उससे पूछता है कि क्या हुआ, पर सिल्फी कहती है कि कुछ भी नहीं। घर में काइतो एक मूवी देखता है, जिसे देख के उसे लगने लगता है कि सिल्फी और लूसी एक दूसरे से लड़ने वाले हैं और उन्हें रोकने के लिए उसे कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन हारुका समझ जाती है कि वो रात भर सोया नहीं था और उससे उसकी प्रॉब्लम के बारे में पूछती है। अब क्योंकि वो असली प्रॉब्लम नहीं बता सकता था, तो वो बताता है कि उसका एक दोस्त है जिसके 2 फीमेल फ्रेंड्स हैं जिनकी पर्सनालिटी बिल्कुल ऑपोजिट है, और ऐसा लगता है कि जैसे नाइस वाली दूसरी को पसंद नहीं करती। वो हारुका से एडवाइस मांगता है कि उसे क्या करना चाहिए। वो उसे बताती है कि उसे नाइस वाले से पूछना चाहिए कि उसे कैसा लगता है। डंजन में काइतो सिल्फी को समन करता है और उससे पूछता है कि क्या वो लूसी से नफरत करती है। सिल्फी कहती है कि पहले वो उससे डरती थी, पर धीरे धीरे वो उसे पसंद करने लगी है। पर काइतो को लगता है कि वो कुछ छुपा रही है। वो उससे कहता है कि तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो और मैं चाहता हूँ कि जो भी तुम महसूस करती हो मुझे बताओ। सिल्फी कहती है कि वो लुसीरिया को ज्यादा कोर्स देने लगा है और साथ ही वो उससे बात भी कम करता है। काइतो समझ जाता है कि वो जेलस फील कर रही है और उससे प्रॉमिस करता है कि वो उन सभी चीजों को सुधार लेगा। इसके बाद वो डंजन में वो सिल्फी की ज्यादा तारीफ कर रहा था, पर इससे लूसी जेलस फील करने लगती है और कहती है कि मेरी भी तारीफ करो। इसके बाद सिल्फी एक बोर मॉन्स्टर को मारती है, जिससे वो लेवल अप हो जाती है, और इसके बाद सिल्फी 3 हेलहाउंड्स को एक ही हमले से हरा देती है और उसका बैरियर मैजिक भी पहले से काफी ज्यादा ताकतवर है। लूसी उस बोर को मारने ही वाली थी, पर काइतो कहता है कि वो उसे हराना चाहता है और वो उस पे एरो शूट करके उसे हरा देता है। वो सिल्फी को 2 कोर्स देता है और लूसी को कुछ भी नहीं, क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं था। पर सिल्फी उससे और कोर्स मांगती है क्योंकि वो अभी भी भूखी थी। वापस जाते वक्त वो कह रहा था कि लेवल अप होने के साथ साथ उसकी भूख भी ज्यादा बढ़ चुकी है, और जब वो हित्सुगाया के पास पहुंचता है वो भी कहती है कि तुम धीरे धीरे कम कोर्स लाने लगे हो। इसके बाद वो वापस से फर्स्ट फ्लोर में स्लाइम्स को हंट करने लगता है। लूसी उसकी मदद करना चाहती है, पर काइतो मना कर देता है क्योंकि अगर उन्होंने उसकी मदद की तो उसके पास बेचने के लिए कोर्स ही नहीं बचेंगे। लूसी कहती है कि अगर तुमने हमें यूज ही नहीं करना था तो हमें समन क्यों किया, पर सिल्फी कहती है कि हम यहाँ उन्हें सपोर्ट करने के लिए आए हैं। काइतो भी कहता है तुमने सही कहा, तुम दोनों के सपोर्ट की वजह से ही मुझ में हिम्मत आती है। हित्सुगाया ये देख के हैरान थी कि वो फिर से स्लाइम कोर्स लाने लगा है, क्योंकि उसे लगा था कि अब तो वो 4th लेवल पे जाएगा, पर वो जानता है कि 4th फ्लोर के लिए उसके इक्विपमेंट्स बहुत कमजोर हैं। तो वो आर्मर और वेपन्स ऑनलाइन सर्च करता है, पर जब उसे एक सूट पसंद आता है वो कुछ ज्यादा ही महंगा था। अगले दिन उन्हें एक स्पेशल स्लाइम दिखता है और काइतो उनसे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें उसे हराना ही होगा। तो सिल्फी और लूसी दोनों ही अपने हमलों से उस स्लाइम को खत्म कर देते हैं। काइतो को लगा था कि उसे एक और सर्वेंट कार्ड मिलेगा, पर वहाँ तो एक मैजिक ऑर्ब था, पर ये भी देख के वो खुश हो गया था क्योंकि इसकी मदद से वो अपने जादूगर बनने के सपने को सच कर सकता है। वो उस ऑर्ब को तोड़ देता है, जिससे उसे एक वाटर स्पेल मिल जाती है, जिसे कि वो एक हेलहाउंड पे टेस्ट करना चाहता है। वो सिल्फी को बैरियर क्रिएट करने को कहता है और लूसी से कहता है कि अगर कुछ गड़बड़ हो तो बीच में आ जाना। वो अपने मैजिक से वाटर बॉल बना देता है जो कि सीधा जाके हेलहाउंड को लगता है, पर उससे हेलहाउंड को कुछ भी नहीं होता। इसके बाद जब वो उन पर हमला करने जाता है लूसी उसे हरा देती है। वहीं काइतो दुखी हो जाता है क्योंकि उसका नया स्पेल इतना कमजोर जो था, और सोचने लगता है इससे अच्छा तो मैंने उसे बेच ही दिया होता। रात को उसकी मुलाकात हारुका से होती है और वो उसकी एडवाइस के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है क्योंकि इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हारुका को लगता है कि वो दोनों लड़कियां उसी की दोस्त होंगी, पर काइतो उसे यकीन दिलाता है कि वो उसके दोस्त के लिए एडवाइस मांग रहा था। इसके बाद हारुका उसे बाय बोल के जाने लगती है। वहीं वो सोच में पड़ जाता है कि कहीं किसी और लड़की की वजह से ये जेलस तो नहीं फील कर रही, पर फिर उसे याद आता है कि वो तो एक नल्ला है। इसके बाद हम उसे डंजन में देखते हैं जहाँ की वो अपने वाटर स्पेल को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा था और वो उसकी शेप को ट्रांसफॉर्म करना सीख जाता है, पर इसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा थक जाता है और नीचे गिर जाता है। इसके बाद जब वो डंजन से बाहर निकल रहा था वो एक लड़की से टकरा जाता है जिसका कि नाम आरी है। वो उसे अपना ध्यान रखने को कहती है और
काइतो उससे माफी मांग के वहाँ से चला जाता है। वहीं उसे देखते हुए वो समझ जाती है कि वो ट्रेनिंग में कड़ी मेहनत कर रहा था। तो वो तीनों भी डिसाइड करते हैं कि वो भी जितने मॉन्स्टर्स हो सके उतने मॉन्स्टर्स को हंट करेंगे। वहीं क्लास में काइतो सो रहा था, पर जब टीचर उसे जगाती है वो चिल्लाता है, यस मास्टर, अब मैं और भी ज्यादा ट्रेन करूंगा। ये सुन के पूरी क्लास हंसने लग जाती है। इसके बाद उसके दोस्त पूछते हैं कि वो किस बात की ट्रेनिंग कर रहा है। काइतो बताता है कि वो अपने वाटर बॉल को इम्प्रूव करना चाहता है ताकि वो भी मॉन्स्टर्स को हरा सके। पर हारुका उसकी बातें सुन लेती है और उससे पूछती है कि क्या तुम डंजन में जाने के लिए ट्रेनिंग कर रहे हो। पर काइतो कहता है, नहीं तो मैं तो डांसिंग की ट्रेनिंग करता हूँ। हारुका उसकी बात मान लेती है और कहती है कि थोड़ा लिमिट में ट्रेनिंग करना। इसके बाद डंजन में काइतो गॉब्लिन पर वाटर बॉल से हमला करता है, जो कि सीधा उसके मुंह में जाकर फंस जाती है, जिससे वो सांस नहीं ले पा रहा था और थोड़ी देर में ही मर जाता है। ये देख के वो दोनों उसकी तारीफ करती है कि वो अपने दिमाग का भी यूज करने लगा है। पर काइतो परेशान था कि काफी समय से उसका लेवल अप नहीं हुआ है, क्योंकि अब उसे थर्ड फ्लोर के मॉन्स्टर से एक्सपीरियंस पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं। यानी अब उसे फोर्थ फ्लोर पर जाना ही होगा, जिसके लिए काइतो उसी आर्मर को बाय कर लेता है। सिल्फी को ये आर्मर पसंद आता है, पर लूसी को बड़ा ही भद्दा लग रहा था। काइतो बताता है कि ये उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, पर मटेरियल काफी पतला है तो उसे दर्द तो होगा ही। और साथ ही उसने एक ब्रेसलेट भी खरीदा है जो उसके स्पेल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, पर उसने अभी तक इसे टेस्ट नहीं किया था। वो सभी फोर्थ फ्लोर पर पहुंच जाते हैं, पर तभी सिल्फी एक खतरनाक मॉन्स्टर को सेंस करती है। तभी एक भयानक सा कॉकरोच उनके सामने आ जाता है। इसे देख के वो दोनों लड़कियां घबरा जाती हैं और अपनी पूरी ताकत से उस कॉकरोच पर हमला करती रहती हैं। वहीं काइतो रियलाइज करता है कि वो तो पीछे ही छूट गया था और उनकी तरफ भागने लगता है। इसके बाद हम उन्हें फिफ्थ फ्लोर पर देखते हैं और जब काइतो वहाँ पहुँच जाता है, सिल्फी उससे रोते हुए कहती है कि वो डर गए थे और उससे माफी मांगती है क्योंकि उन्होंने बिना उसकी इजाजत के अटैक करना शुरू कर दिया। पर काइतो कहता है कि वो उन पे गुस्सा नहीं है, उन दोनों की वजह से ही वो फोर्थ फ्लोर को इतनी जल्दी क्लियर कर पाए थे और उसने उन सभी कॉकरोचेस के कोर्स को भी इकट्ठा कर लिया था। वो उन कोर्स को उन्हें खिलाता है, पर उन्हें इनका स्वाद बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इसके बाद जब वो फिफ्थ फ्लोर में आगे बढ़ते हैं, उन्हें रेत और कीचड़ से बने मॉन्स्टर्स दिखते हैं। वो उन पे अपने एरोस को शूट करता है, पर वो उन पर काम ही नहीं कर रहे थे क्योंकि वो मॉन्स्टर्स फिजिकल डैमेज से इम्यून है। तो वो लूसी की हेल्प मांगता है और लूसी हेल्प फायर का यूज करके उन दोनों मॉन्स्टर्स को खत्म कर देती है। और काइतो समझ जाता है कि इस लेवल के मॉन्स्टर्स को हराने के लिए उसे उन दोनों की ही मदद लेनी होगी। इसके बाद जब वो और डंजन के अंदर जा रहे थे, तभी सिल्फी एक जगह खड़ी हो जाती है और कहती है कि वो इस दीवार के पीछे कुछ सेंस कर रही है। तो वो उस दीवार को डिस्ट्रॉय कर देती है और वो सभी देखते हैं कि उसके पीछे एक सीक्रेट रास्ता है। वो सभी उसके अंदर जाने लगते हैं और काइतो उन दोनों से कहता है कि वो संभल के चले क्योंकि उन्हें नहीं पता अंदर क्या छुपा हुआ है। पर तभी लूसी एक ट्रैप को एक्टिवेट कर देती है और एक तीर सीधा काइतो को लगता है, जिससे वो दर्द में तड़पने लगता है। इसके बाद वो आगे जाना जारी रखते हैं, पर तभी लूसी फिर से एक ट्रैप को एक्टिवेट कर देती है और जब काइतो उस तीर को डॉज करने जाता है, उसे बिजली का झटका लग जाता है। पर इसके बाद भी उसे ज्यादा कुछ नहीं हुआ था। इसके बाद वो एक दरवाजे के पास पहुंचते हैं। काइतो उसे खोलने की कोशिश करता है, पर वो हिलता भी नहीं। तो उसे लगता है कि शायद उन्हें किसी आइटम की जरूरत होगी, पर सिल्फी अटैक करके उस दरवाजे को ही तोड़ देती है। जब वो उस दरवाजे के अंदर जाते हैं, उन्हें दो बॉस मॉन्स्टर्स दिखते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि वो ओगर को पहले हराएंगे। वो दोनों लड़कियां अपने मैजिक से ओगर पर हमला कर देती हैं, जिसके बाद उन्हें पता लगता है कि उस पे मैजिक का कोई असर नहीं होता। ओगर उन पे हमला करने के लिए वहाँ से छलांग लगा देता है। तो सिल्फी अपने बैरियर से उन्हें बचा लेती है। वो लूसी से कहता है कि वो स्लाइम को जाके ठिकाने लगाए और खुद एरो से ओगर पर हमला कर रहा था, जिससे उसकी हेल्थ कम हो रही थी। पर बड़ी जल्दी उसके एरोस खत्म हो जाते हैं और तभी वो देखता है कि लूसी को भी मुश्किल हो रही थी क्योंकि उस स्लाइम पर भी मैजिक का असर नहीं होता। तो वो अपने वाटर बॉल का यूज करने लगता है, लेकिन तभी वो आइस में बदल जाता है, जो कि उस ब्रेसलेट की वजह से हो रहा था। और जब वो इस आइस को ओगर पर शूट करता है, इससे उसकी हेल्थ कम हो रही थी, पर उसका माना बड़ी ही जल्दी खत्म होने लगता है और अब वो सिर्फ 3 बार ही शूट कर सकता है। तो वो वाटर बॉल्स को स्पाइक्स में ट्रांसफॉर्म कर देता है और सीधा ओगर के हेड पे निशाना लगाता है, जिससे वो ओगर हार जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो स्लाइम लूसी पर हमला करने ही जा रहा था, तभी काइतो अपनी शील्ड से उसे बचा लेता है, पर बड़ी ही जल्दी उसकी शील्ड ही पिघलने लगती है। सिल्फी अपने डिवाइन स्पेयर का यूज करके उस स्लाइम के बीचों बीच एक बड़ा सा छेद कर देती है, पर इस हमले से भी उस स्लाइम का ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ता। काइतो वहाँ से भागने के बारे में सोचने लगता है, पर तभी उसे कैप्टन कात्सुरागी का ख्याल आता है और वो सोचता है कि अगर मैं ऐसे ही भागता रहा तो कभी हीरो नहीं बन पाऊंगा। जिसके बाद वो उस स्लाइम पर अपने स्प्रे से हमला करने लगता है और सिल्फी उसके अटैक से काइतो को
बचा रही थी। वो अपनी स्प्रे गन्स निकालता है और स्लाइम पर स्प्रे करना जारी रखता है और ऐसे ही वो स्लाइम को मार गिराता है। ये देख के वो लड़कियां सेलिब्रेट करती हैं, पर वो बेचारा इंजर्ड था तो उसके सारे जख्म दुखने लगते हैं। जिसके बाद वो एक पोशन को पीकर अपनी सारी चोटों को हील कर लेता है। पर तभी लूसी का लेवल भी अप हो जाता है और काइतो भी देखता है कि वो लेवल 15 पर पहुंच चुका है और उसे लगता है कि अब वो बाकी एक्सप्लोरर्स की बराबरी कर सकता है। इसके बाद वो देखता है कि ओगर ने एक रेड कोर को ड्रॉप किया था और उस स्लाइम ने मैजिक स्वॉर्ड को, पर वो तलवार कम और चाकू ज्यादा लग रही थी। वो जब उस कोर को बेचने जाता है, हित्सुगाया उससे पूछती है कि ये उसे कहाँ मिला, तो वो उसे छुपे हुए डंजन के बारे में बता देता है। हित्सुगाया कहती है कि वो किसी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए वहाँ भेज देगी और क्योंकि उसने एक स्पेशल मैजिक कोर लिया था, इसकी वैल्यू अभी स्पेसिफाई नहीं की गई है, पर वो उसे इसके बदले काफी अच्छे पैसे देगी। इसके बाद वो उसे एक इवेंट में उसे इनवाइट करती है जहाँ एक्सप्लोरर्स पार्टी बनाएंगे 7th फ्लोर को एक्सप्लोर करने के लिए, जिसके लिए काइतो मान जाता है। इसके बाद जब वो स्कूल में था, वो अपने दोस्तों के आगे खुद की तारीफ कर रहा था कि वो अब क्योंकि इस एक्सप्लोर को क्लियर करने वाला है, वो उस इवेंट में जा सकता है जहाँ वो बाकी एक्सप्लोरर्स के साथ पार्टी बना सकता है। पर तभी वहाँ हारुका आ जाती है और कहती है कि क्या तुम सब डांस पार्टी के बारे में बात कर रहे हो, तो वो सभी उसे यकीन दिला देते हैं कि काइतो एक डांस पार्टी में हिस्सा लेने वाला है। तो हारुका कहती है कि वो भी इस पार्टी में जाना चाहती है। इसके बाद काइतो उसी इवेंट में पहुंच जाता है जहां वो ढूंढ रहा था कि उसके पार्टी मेंबर्स हैं कौन। तभी उसके सामने वही 3 लड़कियां आ जाती हैं जो कि एक एक करके अपना नाम बताती हैं और काइतो भी अपना नाम बताता है। वहीं वो तीनों लड़कियां पहचान नहीं पा रही थी कि वो काइतो से पहले मिल चुकी हैं। फ्लैशबैक में हमें पता लगता है कि हारुका कैप्टन कात्सुरागी की बेटी है जो उसे बाहर तक छोड़ने आई थी। वो कहते हैं कि वो घर वापस जल्दी आएंगे और वो साथ में ही डिनर करेंगे। वहीं प्रेजेंट में हारुका उठती है और घर से बाहर जाने के बाद सोच रही थी कि कहीं काइतो फिर से ट्रेनिंग तो नहीं कर रहा। इवेंट के लिए सभी एक्सप्लोरर्स लाइन में खड़े थे और काइतो का ग्रुप ट्रांसफर गेट से सीधा 6th फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक आदमी बताता है कि आज का इवेंट 3 घंटे तक चलने वाला है। वहाँ उन्हें एक कन्वीनियंस स्टोर भी मिलता है जहाँ से वो सारी जरूरत की चीजें खरीद लेते हैं। काइतो देखता है कि उन सभी के पास तो इतना भयंकर बैग भी नहीं है, तो वो अपना सामान कैसे रखते हैं। तो वो दिखाती हैं कि वो उन सभी के पास मैजिक बैग्स हैं। उसे यकीन नहीं होता कि उन तीनों के पास वो बैग्स हैं क्योंकि वो काफी महंगे होते हैं। तब जाके काइतो को पता लगता है कि वो खानदानी अमीर लोग हैं। इसके बाद वो सभी 7th फ्लोर पर पहुंच जाते हैं जहाँ मीका उन्हें बताती है कि ये फ्लोर गोलम से भरा हुआ है। उन्हें सामने कस्टोडियंस दिखते हैं जो कि उन्हें इवेंट के लिए गुड लक बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। हिकारी बताती है कि कस्टोडियंस डंजन्स को साफ रखते हैं। इसके बाद काइतो उन सभी को बताता है कि उसका लेवल 16 है और उन सभी से पूछता है कि उनका लेवल क्या है। आरी बताती है कि उसका लेवल 18 है। वहीं बाकी दोनों अभी भी 15th लेवल पे हैं। तभी उनके सामने एक स्टोन गोलम आ जाता है और आरी उससे लड़ने पहुंच जाती है जो कि एक हमले से ही उसे खत्म कर देती है। ये देख के काइतो हैरान हो ही रहा था, पर तभी वहाँ एक ब्रॉन्ज गोलम आ जाता है। तो हिकारी अर्थ वेव स्पेल का यूज करके उस गोलम को एक जगह जकड़ देती है। जिसके बाद मीका अपने सर्वेंट को समन करती है जो जाके उस गोलम पर हमला करने लगता है। इसके बाद हिकारी फायरबॉल स्पेल का यूज करके उस गोलम को पिघला देती है। जिसके बाद आरी भी उस पर हमला करने जाती है। जिसके बाद वो उस गोलम को हरा देते हैं। काइतो उनकी तारीफ करता है कि वो तीनों तो कमाल की हैं, पर तभी वहाँ एक आयरन गोलम आ जाता है। वो हिकारी को मारने ही वाला था, पर तभी आरी आकर उसे बचा लेती है। वो अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला करती है, पर उसका आर्मर बहुत ज्यादा मजबूत था। हिकारी अपने फायरबॉल से हमला करती है, पर इससे भी उसका कुछ नहीं होता। मीका अपने सर्वेंट से उस पर हमला करने को कहती है, पर उसके अटैक से उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता और उल्टा वही इंजर्ड हो जाता है। काइतो भी अपने सर्वेंट्स को बुलाने वाला था, पर तभी उसकी स्वॉर्ड गिर जाती है और जब उसने रिसर्च की थी उसे पता चला था कि जितना भी डैमेज वो इमेजिन करता है ये उतना डैमेज उसके एनिमी को दे देगा, पर इसके लिए उसको एनिमी को हिट करना होगा। तो वो हिकारी से कहकर उस गोलम को जमीन में फंसाने को कहता है। जिसके बाद काइतो पीछे से जाकर उसे स्टैब कर देता है और वो इमेजिन करता है कि स्वॉर्ड में इतनी ताकत है कि वो उस गोलम को तबाह कर सके, और बिल्कुल वैसा ही होता है। इवेंट के खत्म होने के बाद काइतो तीनों लड़कियों के साथ है जो कि उससे काफी इम्प्रेस्ड थी कि वो आयरन गोलम को हरा पाया था। जिसके बाद वो उसकी स्वॉर्ड के बारे में उन्हें बता देता है और कहता है कि एक मॉन्स्टर को हराने के बाद वो उसे मिली थी। काइतो कहता है कि मीका का सर्वेंट भी बहुत कमाल का है और उसने कभी भी ऐसा कुछ मूवीज में नहीं देखा है। मीका बताती है कि सर्वेंट्स कैमरा में नहीं दिखते हैं, तो काइतो समझ जाता है कि इसलिए गिल्ड में कोई भी लूसी और सिल्फी के बारे में नहीं जानता है। वो मीका से पूछता है कि क्या वो स्नैच को एक सीक्रेट रख रही है, पर असल में उसने स्नैच को एक
ऑक्शन में जीता था और यूज करने से पहले वो गिल्ड में पहले ही रजिस्टर कर चुकी है, तो इसलिए उसके बारे में सब जानते हैं। आरी उससे पूछता है कि क्या वो फिर से उनकी पार्टी को ज्वाइन करना चाहेगा, क्योंकि वो जल्द ही 11th फ्लोर तक जाने की तैयारी कर रहे हैं। काइतो कहता है कि वो किसी के साथ काम नहीं कर रहा है, पर उसके साथ में एक गॉड और एक डेविल है और वो उन दोनों को एक राज रखना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर सभी को पता लग गया तो वो उसे ठरकी समझेगी, क्योंकि वो दोनों दिखने में बिल्कुल बच्चे जैसे हैं। काइतो कहता है कि उसे इसके बारे में सोचने के लिए कुछ समय चाहिए, क्योंकि ज्वाइन करने से पहले उसे किसी से बात करनी होगी। इसके बाद वो अपने लेंस पहन लेता है, जिससे वो अपने आसपास की सभी चीजों के स्टेटस चेक कर सकता है। जिसके बाद वो डंजन में लूसी और सिल्फी को समन करता है, पर वो दोनों ही गुस्से में थी, क्योंकि कल उसने उन्हें समन नहीं किया था। काइतो बताता है कि वो थोड़ा बिजी था और फिर उन्हें आरी के ग्रुप के बारे में बताता है, पर वो दोनों कहती हैं कि उसे उनके ग्रुप को ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो दोनों तो पहले ही उसके ग्रुप में हैं। इसके बाद काइतो को हम हारुका के साथ देखते हैं, जो कि उससे पूछती है कि क्या वो सैटरडे को फ्री है, क्योंकि वो उसके साथ शॉपिंग पर जाना चाहती है, जिसके लिए काइतो अग्री कर जाता है। तभी उसे अपनी दोस्त दिखती है, जिसके बाद वो उसके साथ ही चलने लगती है। तभी काइतो के दोस्त पीछे से आकर हारुका के साथ डेट के लिए उसे कांग्रेचुलेट करते हैं, पर काइतो कहता है कि वो तो बस शॉपिंग पर जा रहे हैं। तो उसके दोस्त कहते हैं तो कितना नादान है रे, और फिर उससे इवेंट के बारे में पूछते हैं। काइतो बताता है कि उसने 3 लड़कियों की एक पार्टी ज्वाइन की थी, जो कि उसकी ही उम्र के थे। ये सुन के वो दोनों पछताने लगते हैं कि उन्होंने एक्सप्लोरेशन क्यों छोड़ दी और वापस से डंजन में जाने का सोचने लगते हैं। इसके बाद वो दोनों शॉपिंग पर आए हुए हैं, जहाँ स्क्रीन पर मैजिक कोर्स की एड चल रही थी। हारुका देखती है कि काइतो खड़ा होकर उसे सुन रहा है, तो उसे लगता है कि वो डंजन्स में इंटरेस्टेड है, पर वो उससे कहती है कि आज के लिए वो इन चीजों के बारे में ना सोचे। इसके बाद वो बात कर रहे होते हैं कि आखिरी बार वो कब बाहर निकले थे, और काइतो भी याद करता है कि बचपन में वो उसके फादर के साथ कितना खेलता था। इसके बाद वो अलग अलग कपड़े ट्राई करती है और काइतो से पूछती है कि वो कैसी लग रही है, पर काइतो कहता है कि वो सारे कपड़ों में ही अच्छी लगती है। तो वो उससे पूछती है कि उसे सबसे ज्यादा कौन सा अच्छा लगा, तो काइतो वही कपड़े चूज करता है जो कि उसने अभी पहने हुए हैं। तो हारुका उन्हीं कपड़ों को बाय कर लेती है। इसके बाद वो दोनों बाहर घूम रहे थे और हारुका कहती है कि वो बोटिंग करना चाहती है, जिसके बाद दोनों अपने प्यार की नैया पानी में चला रहे थे। वहाँ वो आसपास देखता है कि सभी लोग डेट पर आए हुए हैं, पर वो किसी तरह अपने मन को शांत कराता है, क्योंकि उसे लगता है कि उस जैसी लड़की उसे भला डेट पर क्यों बुलाएगी। इसके बाद वो दोनों एक ट्रेन स्टेशन में वही सेम ऐड देखते हैं और काइतो फिर से उसे गौर से देख रहा था। तभी हारुका एक माँ को अपने बच्चे के साथ देखती है और वो काइतो से कहती है कि घर जाने से पहले वो कहीं जाना चाहती है। वो गिल्ड के पास जाते हैं, जहाँ के आसपास ही डंजन है, और उसे लगता है कि उसके फादर अभी भी डंजन में जिंदा है। वो उस दिन को याद करती है जिस दिन उसके फादर ने जाने से पहले कहा था कि वो डिनर तक वापस आ जाएंगे, पर तब से अब तक वो वापस ही नहीं आए। उसे समझ नहीं आता कि आखिरकार लोग डंजन में जाते ही क्यों हैं। इसके बाद वो काइतो से कहती है कि उसे उसके साथ आज बहुत मजा आया, और फिर वो अपने घर के लिए वहाँ से चली जाती है। काइतो कहता है कि वो उसके फादर की तरह ही हीरो बनना चाहता है। अगले दिन वो फिर से डंजन में पहुंचा हुआ है, जहाँ वो अपनी वाटर बॉल को उस ब्लेड से कंबाइन करता है और एक आइस से बनी हुई ब्लेड बना देता है, जिसकी मदद से वो एक गोलम को भी हरा देता है। सिल्फी को लगता है कि ये बहुत कमाल का है, पर लूसी कहती है कि ये बस उन लौंडियों को इम्प्रेस करने के लिए कर रहा है। सिल्फी उससे पूछती है कि क्या वो सच में उनकी पार्टी को ज्वाइन करने वाला है, क्या वो उनके साथ खुश नहीं है। वहीं लूसी भी भड़क जाती है, क्योंकि वो आजकल उन्हें कोर्स भी कम खिला रहा है। तो काइतो प्रॉमिस करता है कि वो उनके ग्रुप को ज्वाइन नहीं करेगा, पर सिल्फी अपना मन बदल लेती है और उससे पूछती है कि आखिरकार वो उनको ज्वाइन क्यों करना चाहता है। काइतो कहता है कि वो दोनों कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो दूसरी पार्टी को ज्वाइन करना चाहता है ताकि वो खुद की स्किल को लेवल अप कर सके। सिल्फी तारीफ करती है कि वो खुद भी मेहनत करना चाहता है, और काइतो बताता है कि वो उनकी पार्टी को सिर्फ वीकेंड्स पर ही ज्वाइन करेगा। वहीं घर आने के बाद आरी को कॉल करने से पहले वो नर्वस हो रहा था, पर तभी उसे हारुका का कॉल आ जाता है, जिसके बाद वो अपने दोस्त शिंजी का बहाना बनाता है और कहता है कि वो किसी लड़की को कॉल करने से पहले नर्वस हो रहा है, तो क्या वो कोई तरीका जानती है जिससे वो नर्वस ना फील करे। तो हारुका उसे बताती है कि बचपन में वो स्टेज पर परफॉर्म करने जा रही थी, पर काफी नर्वस थी, तो उसके फादर ने बस उसको स्माइल करने को कहा था, जिससे उसकी घबराहट कम हो गई थी। काइतो ये ट्राई करता है, लगता है ये काम कर जाएगा। ये सुन के हारुका समझ जाती है कि वो एडवाइस खुद के लिए मांग रहा था और गुड नाइट बोलकर फोन काट देती है। और उसने फोन उसे इसलिए किया था क्योंकि वो उसे डेट पर बुलाना चाहती थी, पर एक और लड़की की बात सुनकर वो जेलस फील करने लगी है। वहीं दूसरी तरफ आरी ट्रेन कर रही थी, तभी उसे काइतो का फोन आता है और काइतो कहता है कि वो उनकी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, पर सिर्फ वीकेंड्स पर। आरी कहती है कि ये तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो तो वैसे भी पूरे हफ्ते स्कूल जाते हैं और डंजन में सिर्फ वीकेंड्स में ही जाते हैं। अगले सीन में वो सभी डंजन में पहुंचे हुए थे, जहाँ काइतो हिकारी को अर्थ वेव यूज करने को कहता है और मीका को कहता है कि वो स्नैच को समन करे और गोलम्स का ध्यान भटकाए। वो अपनी आइस वॉर्ड का यूज करके 2 गोलम्स को ठिकाने लगा देता है और वो लड़कियाँ बाकी के गोलम्स को
को मार गिराती है। वो उसकी नई स्किल की तारीफ करती है और आरी कहती है कि उसके इंस्ट्रक्शंस भी काफी क्लियर थे और ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वो अकेले एक्सप्लोरेशन पे जाता है। तभी उसके पेट से गुड़गुड़ आवाज आती है तो वो सभी लंच के लिए रुक जाते हैं और काइतो के लिए उनका लंच कुछ ज्यादा ही फैंसी है। अगले दिन वो सभी 8वें फ्लोर में जाने का डिसाइड करते हैं और काइतो ने लाइफ जैकेट पहना हुआ था। आरी पूछती है कि क्या तुम्हें तैरना नहीं आता? काइतो कहता है कि 8th फ्लोर पर वाटर बेस्ड मॉन्स्टर्स भी हैं और कई एरियाज हैं जो कि पानी में डूबे हुए हैं, तो वो बस अपनी पूरी तैयारी करके आया है और बताता है कि उस जैकेट में मैजिक रेजिस्टेंस भी है। वो सभी स्नैच को फॉलो करने लगते हैं और वो सामने एक मॉन्स्टर को डिटेक्ट करता है। तभी वहाँ एक मॉन्स्टर बाहर आ जाता है जो काइतो पर अपने मुंह से एसिड फेंक देता है, जिससे उसका जैकेट किसी काम आने से पहले ही खत्म हो जाता है। काइतो उसके अगले अटैक को डॉज करता है और मीका अपने क्रॉसबो से उस मॉन्स्टर को खत्म कर देती है। इसके बाद उन सभी को अलग अलग तरह के वाटर बेस्ड मॉन्स्टर्स दिखते हैं और काइतो को एक स्क्विड पकड़कर फेंक देता है। वो पानी में गिरने के बाद बचाओ बचाओ चिल्लाने लगता है, पर आरी उसे बताती है कि पानी उतना गहरा नहीं है, जिससे बेचारे का मुंह शर्म से लाल हो जाता है और बाकियों को पता लग जाता है कि वो सच में तैर नहीं सकता। इसके बाद वो सभी एक मछलियों के झुंड से लड़ रहे थे, पर उन्हें मारते वक्त काइतो की गन का एमो खत्म हो जाता है तो वो अपने आइस स्किल से आरी के वेपन को कॉपी कर लेता है और फिर उसकी मदद से फिश को मारने लगता है। वो साथ में मिलकर सभी फिश को खत्म कर देते हैं, पर इतनी देर तक अपनी स्किल को यूज करने की वजह से उसका पूरा माना खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है वो देखता है कि वो आरी की गोद में लेटा पड़ा है, तो वो तुरंत वहाँ से उठ जाता है, जिसके बाद वो देखता है कि उसका माना पूरी तरह से रिकवर हो चुका है। आरी बताती है कि उसने उसके ऊपर एक मैजिक पोशन यूज किया है। वो माफी मांगता है क्योंकि वो पोशन सच में काफी एक्सपेंसिव होगा, पर आरी कहती है कि वो सभी एक पार्टी है तो उन्हें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और वैसे भी उन्हें फिश से काफी सारे कोर्स मिल चुके हैं। आगे जाते वक्त स्नैच फिर से एक मॉन्स्टर को सेंस करता है और उनके सामने एक भयंकर सा डायनासोर बॉस आ जाता है। काइतो कहता है कि हम सभी को यहाँ से निकलना चाहिए और वो सभी वहाँ से भागने लगते हैं, पर वो डायनासोर उनका पीछा छोड़ ही नहीं रहा था, जिससे उनके बाहर जाने का रास्ता पत्थरों की वजह से ब्लॉक हो जाता है। तो अब उनके पास फाइट करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। वो सभी को बताता है कि उन्हें कैसे हमला करना चाहिए, पर जब वो सभी मिलकर उस पर हमला करते हैं उस डायनासोर पे जरा भी असर नहीं होता। काइतो किसी तरह अपनी स्वॉर्ड से उसे डैमेज कर देता है, पर इससे उस डायनासोर को ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता और जब उस डायनासोर का ध्यान भटका हुआ था आरी दौड़कर उस पर चढ़ जाती है और उसके सर पर हमला कर देती है, पर ये भी उसे मारने के लिए काफी नहीं था और वो मॉन्स्टर उसे नीचे गिरा देता है। काइतो उसकी मदद करने जाता है, पर वो कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है क्योंकि वो एक दिन हीरो बनना चाहती है। वो सभी की हालत को देखकर सोचता है कि उसे शायद सिल्फी और लूसी को समन कर लेना चाहिए। वो मॉन्स्टर उन दोनों लड़कियों पर हमला करने जा रहा था, तो काइतो अपने दोनों सर्वेंट्स को समन करता है और उन्हें उस बॉस को हराने के लिए कहता है, तो वो दोनों अपने स्पेल्स का यूज करती हैं और एक ही झटके में उस मॉन्स्टर को हरा देती हैं। काइतो मदद के लिए उनका शुक्रिया अदा करता है। वहीं लूसी को जलन हो रही है कि वो दूसरी लड़कियों के साथ है, पर तभी वहाँ मीका आकर सिल्फी को गले लगा लेती है क्योंकि वो उसे प्यारी लग रही थी। वहीं हिकारी का दिल लूसी पे आ चुका था। काइतो उन दोनों को सीक्रेट रखने के लिए माफी मांगता है और मीका कहती है कि उन सभी को साथ में नहाना चाहिए जीत को सेलिब्रेट करने के लिए। तो वो डंजन में ही एक बाथ हाउस में जाते हैं जहाँ आरी हैरान हो रही थी कि काइतो के सर्वेंट्स एक डीमन और एक एंजल है। जहाँ ये सारी लड़कियाँ साथ में थी, बेचारा काइतो स्नैच के साथ था। हिकारी और मीका घर चली जाती है और काइतो के साथ सिर्फ आरी थी और वो उससे उसके हीरो बनने के बारे में पूछता है। वो बताती है कि वो बचपन से ही हीरो बनना चाहती है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं वो अपने फादर से पूछ रही थी कि आखिर उन्हें स्ट्रॉन्ग क्यों बनना चाहिए। उसके फादर कहते हैं ताकि वो उन्हें प्रोटेक्ट कर सके जिन्हें वो प्यार करते हैं और जो ऐसा कर सकते हैं उन्हें ही हीरो कहा जाता है। तो यही वो हमेशा से बनना चाहती थी और यही कारण है कि वो एक डंजन एक्सप्लोरर बनी। इसके बाद वो बताती है कि उसकी यूनिवर्सिटी में एक ओपन वीकेंड है और उसे साथ में चलने के लिए इनवाइट करती है। वो अपने दोस्तों को ये बताता है, पर वो कहते हैं कि उसे हारुका के साथ जाना चाहिए, पर उसे लगता है कि ये तो नामुमकिन है। पर उनकी बातें हारुका और उसके दोस्त सुन लेती हैं, तो वो किसी तरह खुद में हिम्मत लाता है और हारुका से साथ में चलने के लिए पूछता है। वो खुश हो जाती है कि काइतो भी सेम यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है और वो उसके साथ चलने के लिए मान जाती है। वहीं सभी लोग बहाना बनाने लगते हैं कि उस दिन वो फ्री नहीं है ताकि वो दोनों साथ में अकेले समय बिता पाएं। वीकेंड आ जाता है और काइतो देखता है कि हारुका ने वही ड्रेस पहनी है जो कि उसने चुनी थी। इसके बाद वो सभी मेट्रो में बैठकर यूनिवर्सिटी की ओर जा रहे थे, जहाँ काइतो को ये बिल्कुल डेट जैसा लग रहा था, पर फिर से वो अपने मन को शांत करता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वहीं उसके दोनों दोस्त भी उसके साथ पहुंचे हुए थे। काइतो पूछता है, तुम तो कह रहे थे तुम किसी और यूनिवर्सिटी में जाओगे। उसके दोस्त कहते हैं, हमने सोचा तो था, पर फिर हमारा विमान यही यूनिवर्सिटी चेक करने का हो गया। इसके बाद वो सभी यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाते हैं और उन्हें वो यूनिवर्सिटी बिल्कुल एक कासल जैसी लग रही थी और यहाँ तक कि जिस रास्ते से वो गुजर रहे थे वो भी बहुत सुंदर था। इसके बाद वो सभी आरी तक पहुँच जाते हैं, जहाँ थोड़ी बहुत गुफ्तगू करने के बाद उसके दोनों दोस्त आरी से कहते हैं, आपसे मिलकर अच्छा लगा। वहीं आरी हारुका को देखकर पूछती है कि क्या वो
उसकी गर्लफ्रेंड है। काइतो शर्माता हुआ कहता है नहीं, हम सिर्फ दोस्त हैं। इसके बाद वो सभी यूनिवर्सिटी को देखने वहाँ से चले जाते हैं और उन सभी को वो यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा पसंद आ रही थी। काइतो के दोस्त उससे पूछते हैं तुम और आरी काफी करीब लग रहे थे, तुम उससे कहाँ मिले? काइतो बताता है कि वो उससे डंजन में मिला था। हारुका कहती है अच्छा तो तुम उससे डंजन में मिले थे, हम डंजन के बारे में बाद में बात करेंगे। उसके दोस्त उठाकर उसे दूर लेके जाते हैं और उससे पूछते हैं तुमने आरी के साथ पार्टी बनाई है ना, और जब तुम जानते हो कि हारुका डंजन से इतनी नफरत करती है तो तुम उसके सामने ये सब बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि जब भी तुम डंजन में जाते हो वो तुम्हारी कितनी फिक्र करती है। इसके बाद वो सभी एक क्लासरूम में पहुंचते हैं जो कि बहुत ज्यादा बड़ा था। हारुका बताती है कि जो सामने बोर्ड है उसे स्टूडेंट्स भी यूज कर सकते हैं और किसी इवेंट के टाइम पर स्टूडेंट्स को बोर्ड पर मूवी भी दिखाई जाती है। इसके बाद वो सारी यूनिवर्सिटी का चक्कर लगाकर पार्क में बैठे हुए थे और उन सभी को वो यूनिवर्सिटी बहुत पसंद आई थी और वो इस यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं। काइतो के दोस्त उससे पूछते हैं क्या तुम्हारे पेरेंट्स इसे अफोर्ड कर पाएंगे? काइतो कहता है मैंने डंजन में, और इतना कहकर ही वो रुक जाता है। इसके बाद वो बात करने लगते हैं कि कैसे जब वो इस यूनिवर्सिटी में आएंगे तब वो यहाँ फ्री टाइम में आकर बैठ सकते हैं। तभी वहाँ हिकारी और मीकू पहुँच जाती है और वो दोनों वहाँ पहुँचते ही उससे पूछती है कि क्या ये लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? काइतो फिर से कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है बल्कि हम बचपन के दोस्त हैं। वहीं ये सब देख के हिराकू जेलस फील कर रही थी। हारुका कहती है कि तुम दोनों काइतो के काफी करीब लग रही हो, तुम दोनों इससे कहाँ मिली थी? वो बताती हैं कि वो डंजन में साथ में पार्टी बनाकर गए थे। तभी वहाँ पर आरी पहुँच जाती है और लेट आने के लिए माफी मांग कर कहती है चलो कैफे में चलते हैं। इसके बाद वो सभी वहाँ जाकर खाना ठूस के खत्म कर देते हैं, जिसके बाद हारुका और काइतो सभी के ड्रिंक्स को रिफिल कराने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही उसके दोस्त डंजन के बारे में बात करने लगते हैं, पर जैसे ही वो वापस आते हैं वो चुप हो जाते हैं और हारुका को समझ नहीं आता कि आखिर सभी लोग डंजन में इतना इंटरेस्टेड क्यों हैं। आगे हारुका और काइतो साथ में थे और वो यूनिवर्सिटी के पूल के बारे में बात कर रहे थे और काइतो याद करता है कि कैसे बचपन में हारुका ने उसे डूबने से बचाया था। इसके बाद वो सभी प्लेग्राउंड देखने जा ही रहे थे पर रास्ते में हिकारी का पैर फिसल जाता है, पर काइतो अपनी फुर्ती से उसे बचा लेता है। उसके दोस्त उसकी फुर्ती को देखकर हैरान थे और काइतो को लगता है कि ये इसलिए हुआ है क्योंकि वो डंजन में रोज जाता है। वहीं ग्राउंड में कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे पर उनका एक शॉट मीकू को लगने वाला था, पर रे बॉल को किक मारकर उसे भी बचा लेता है और वो बॉल जाकर सीधा गोल में घुस जाती है। वहीं उसके दोस्त पूछ रहे थे तुम इतने कूल कब से हो गए? सभी क्लब देखने के बाद वो आरी के क्लब में जाते हैं, जिसके बाद वो सभी को अपनी तलवारबाजी दिखाती है। शाम को उन सभी का यूनिवर्सिटी टूर खत्म हो जाता है और उन्होंने अपने नंबर भी एक्सचेंज कर लिए थे। इसके बाद वो सभी वापस जाने के लिए ट्रेन में बैठ जाते हैं और घर के पास पहुंचने पर काइतो कहता है कि वो स्टडी में बहुत मेहनत करेगा ताकि वो उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सके। हारुका भी कहती है कि वो भी ऐसा ही करेगी और फिर अचानक से ही उससे पूछती है कि वो उन तीनों लड़कियों में से उसे किस टाइप की ज्यादा पसंद है। काइतो कहता है कि उसने कभी इस बारे में सोचा नहीं है, वैसे मेरी टाइप तो। सोचते सोचते वो शर्माने लगता है और उससे कहता है कि काश एक दिन मैं तुम्हें बता सकूं। आगे हारुका कहती है कि तुम अपने दोस्तों और उन तीनों लड़कियों को भी फर्स्ट नेम से बुलाते हो और तुम्हें भी वो सभी काइतो कहकर बुलाते हैं, पर इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती वो गुड नाइट बोलकर अंदर चली जाती है। जिसे नहीं पता बता दूं, जापान में ज्यादातर लोग सरनेम्स का ही यूज करते हैं और अच्छी जान पहचान होने के बाद ही वो उनके फर्स्ट नेम का यूज करते हैं। वहीं काइतो जब नहा रहा था उसे अभी भी समझ नहीं आया कि वो फर्स्ट नेम के बारे में बात क्यों कर रही थी और वो सोचने लगता है कि आज वो लूसी और सिल्फी को ना निकालने का क्या बहाना लगाएगा।